अब आता है बच्चों एक छोटा सा फंक्शन जिसका नाम है लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, वो दिखा देता हूँ आपको एक बार ना। ये देखो, अब यहाँ पे लोग को हम डिफाइन करेंगे, मैं करवा भी रहा हूँ आपको। इससे मतलब कोई भी फंक्शन बच्चों, अब ये इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है? इस तरीके से लिखने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, कोडोमेन मतलब, ठीक है, यहाँ पे मेरी बात समझाई। और जो log फंक्शन है वो आपके पास ये बनता है log x। पहले हम एक बार log को डिफाइन कर लें, अच्छी तरह सीख लें क्या है, उसके बाद हम दोबारा ग्राफ पे आते हैं। लोगैरिथमिक फंक्शन, देखो भाई, दो तरीके की फॉर्म होती है आपके पास। एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी होती है लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब इसके लिए जो वर्कआउट करने की बात है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि बच्चों 2 की पावर 5 क्या होगा बच्चों? 32 होता है, सबको पता है ना। और एक चीज और पता है सबको कि ये जो वैल्यू है इसको मैं बोलता हूं बेस। ये जो 2 लिखा है हमने, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। 2 को क्या बोलते हैं? बेस। और 5 क्या होता है? एक्सपोनेंट, यानी कि पावर। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दें, यही बात होती है ना। ये जो फॉर्म लिखी है मैंने, ये किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बनाऊं तो लोगैरिथमिक फॉर्म होगी, ये जो 2 क्या था? बेस। तो बेस बच्चों यहां पे लिखते हैं इसके पैर में, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, बेस 2 था, ऊपर जिस कलर में था मैं उसी कलर में नीचे लिख रहा हूं। ओके बच्चों, अब आपके पास दो चीज रहेगी बच्चों, एक रह गया एक्सपोनेंट और एक रह गया 32। अब आप इन दोनों को देखो ध्यान से, बस जस्ट इंटरचेंज कर दो। ये जो फॉर्म आई ये आपकी लोगैरिथमिक फॉर्म आई। ये कौन सी फॉर्म है? लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप ये देखो, अब यहाँ पे बात कि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। इसको रीड करेंगे, है ना। हम पहले ऊपर वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है कि 2 की पावर 5 क्या होता है? हम बोलते हैं 32। लोगैरिथमिक फॉर्म में अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा पहले तो इसमें होगा log of 32 to the base 2, log of 32 with base 2। अब इसका मतलब होगा कि बेस, बेस क्या था? 2, यानी कि इस 2 की कितनी पावर करें कि वो 32 आ जाए, तो ये होता है लोगैरिथम। तो जो log और एक्सपोनेंशियल में रिलेशन होती है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शन होते हैं। मेरी बात समझाई? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बात समझाई है। तो अब दो तरीके के लॉग आप यूज करते हैं। एक आप यूज करते हैं इन कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा आपको भी कैसे कैलकुलेशन करनी है। इन कैलकुलेशन जो है आप बेस 10 लेके चलते हो, यानी कि आप चलोगे जैसे log बेस 10। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 है, मैं कहता हूँ log 2 की वैल्यू क्या होगी? तो 3010 होती है। अभी वैल्यू कैसे पता लगी? ये किसी को नहीं पता होती भाई। ये वैल्यू टेबल्स या कैलकुलेटर से इवैल्यूएट की जाती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर लोगैरिथमिक टेबल होती हैं,
उसमें लिखा होगा कि 2 की वैल्यू इतनी होती है बेस 10 के साथ, तो आपको वहां से देखना है। अगर आपको टेबल नहीं है अवेलेबल किसी एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिख के आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना, अब इसने बोला कि 10 की मैं क्या पावर करूं कि 3010 आ जाए। इसका मतलब ये है कि मैं 10 की वैल्यू 3010 पावर बना दूं तो वो 2 आ जाएगी। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग लॉग एटसेट्रा या कैलकुलेटर, इनके बगैर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह की वैल्यू को। इसलिए कैलकुलेशन में लॉग का बहुत तगड़ा यूज है। मेरी बात समझाई। और एक हम अदरवाइज जो मैथ में यूज करेंगे, ठीक है, एक हम यूज करेंगे बेस जिसका नाम होगा ई। अब जो ई बेस है वो कौन सा होता है भाई? एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक। तो अब हम लिखेंगे एनी लॉग with base e is known as natural logarithm, natural logarithm, ठीक है। अब और हम लिखते क्या है? मान लो log x है ना, कोई नंबर है log x है, आप सिंपल log x लिख दो, log ex लिख दो, या सिंपल ln और x लिख दो या ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो ये नेचुरल लोगैरिथम की सिंबल्स है। जब तक मेंशन नहीं होगा हम इसको नेचुरल लोगैरिथम ही बोलेंगे। यानी कि मैं जब भी log x की बात करता हूं, अगर बोलूंगा log x, तो इसका मतलब मैं नेचुरल लोगैरिथम के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ln x, log e बेस के साथ, या सिंपल log x, ये सब मेरी लैंग्वेज में एक ही चीज होंगी। क्लियर? क्योंकि हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहे, बेस 10 नहीं होगा इफ एंड अदरवाइज, जब तक आपको मेंशन ना हो। जब तक मेंशन नहीं होगा लोग का जो बेस है वो ई रहेगा, माइंड इट। अब नेक्स्ट की बात करें, इसका बच्चों अब बेस के ऊपर ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो इसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये देखो ग्राफ, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि जो बेस है वो ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो केस कंसिडर किए बच्चों हमने, एक तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और एक ए जो है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? ऐसे वाला, ठीक है। बात समझाई? अगर ए 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ बनेगा ऐसे वाला। क्लियर? तो इस केस में जो ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। देखो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू घटती जाएगी, देखो ना, y की वैल्यू घटती जा रही है, x बढ़ता जा रहा है बट y घटता जा रहा है। और यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है ना। ये जो सेकंड केस है वो डेप्थ में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो फंक्शन था ये इंक्रीजिंग है लोग, है ना, और जो 0 और 1 के बीच में लोग है वो क्या है? वो डिक्रीजिंग है। अब ये बात खास है कि यहाँ पे x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि x ने यहाँ पे 0 1 के बीच में हो ना हो, ओनली थिंग इज अबाउट द बेस, ठीक है बच्चों। अब यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब डोमेन देखो, इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, मैं एक बार बना देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ। जो ग्राफ है फंक्शन का, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका x1 तो log 0, यानी कि इसमें खास बात होगी कि log ऑफ 1 विद एवरी बेस इज ऑलवेज 0। यहाँ पे जो बेस है ना वो कुछ भी हो, एनी बेस इज ऑलवेज 0। एक आपको ये ध्यान देना है डेफिनेशन से ही, a और a की वैल्यू हमेशा 1 होती है।
इसलिए आगे से मैं जब भी बोलूंगा log e तो वो 1 होगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वहां पे बेस क्या है, 1 है। ठीक है, जब मैं कैलकुलेशन पार्ट में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा log 10 इज इक्वल टू 1। अब log 10 इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि भाई बेस 10 है वहां पे। जब तक बेस 10 नहीं होगा, जब तक बेस ई नहीं होगा, ये वैल्यू 1 नहीं होगी। यानी कि अगर मैं यूं बोलूं कि भाई log 5 और मैं बोलता हूं यहाँ पे ई, तो ये 1 नहीं है, क्योंकि ये बेस ई नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ आई सारी बातें? तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन बताओ क्या है बच्चे उसकी? डोमेन होगी 0 को छोड़ के सारे नंबर। और जो रेंज है, आप y की वैल्यू देखो, -∞ से +∞, है ना, -∞ से +∞, ये आपकी रेंज है, डोमेन एंड रेंज। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। और e की पावर x तो आपने लिख ली है। ग्राफ मैंने यहाँ पे दोनों बना दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप साथ साथ में ना। मैंने log फंक्शन की क्वालिटीज बता दी हैं, प्रॉपर्टी नहीं बताई है। प्रॉपर्टी मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में एक तो ये याद रखना है कि log ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ logs, जितने मर्जी प्रोडक्ट में हो। m अपॉन n होगा तो log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है, log m की पावर n होगा तो n इंटू log m। ये बेस मैंने कहीं पे भी लिखा, बेस अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ई है, जब तक मैं नहीं लिखता। अदरवाइज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, है ना, बट वो अंडरस्टूड है। क्लियर? ये ध्यान दे लेना आप। अब एक प्रॉपर्टी और होती है बड़ी खास, उसको मैं बोलता हूँ बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज प्रॉपर्टी या फॉर्मूला। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है भाई कि मान लो log में बेस a है, बट आपको a नहीं चाहिए, आपको तो बेस चाहिए e, आपको बेस चाहिए 10, आपको बेस कुछ भी चाहिए बट a नहीं चाहिए, तो हमें बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज फॉर्मूला होता है कि भाई log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। अब आप जो बेस चाहो वो बेस लिख सकते हो, मैं c बेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो बेस c है। ठीक है, तो अपनी मर्जी का बेस लिख लो आप, चाहे जो मन करे वो लिख लो। वट एवर इज रिक्वायर्ड यू कैन राइट दैट, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है आपके पास, मान लो ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, मान लो यहाँ पे a की पावर p और यहाँ b की पावर q। इसका मतलब यहाँ पे मैं a की पावर p की जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरा बेस है। ठीक है, तो कह रहे ये क्या होगा, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि बेस a रहने देते हैं और log ऑफ b रहने देते हैं। अब पावर्स का क्या होगा भाई, जो न्यूमरेटर में पावर है, मतलब जो ये क्यू है ऊपर वाला, उसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो नीचे पावर होती है उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं ऐसे, क्यू अपॉन पी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि a की पावर 3, मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ नंबर्स में, न्यूमेरिकल में, मान लो आपके पास log 2 की पावर 5, ठीक है, और आपके पास हुआ 7 की पावर 3। तो इसका मतलब ये कि 3 और 5 है ना,
इसका मतलब ये 3/5 और log 7 और ये 2 आ गया। ठीक है, यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी। ये सीखने में आसान लग रही है, पर जब आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है ना, तो समझ में नहीं आता हम अप्लाई कैसे करें। ठीक है, ये जब पढ़ा रहा हूँ तो आसान लगेगा, और जब आप खुद भी सोचोगे तो सोचो बड़ा आसान है ये, तो शायद इंटरेस्ट भी ना लो इसके ऊपर। बट इस प्रॉपर्टी को क्लियरली यहाँ पे लिख के दिखाना जरूरी था, आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैं अब एक प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, वो बुक्स में नहीं लिखी होती बहुत सारी में। ठीक है, इसके अलावा नहीं है, प्रॉपर्टी सेम है। अब प्रॉपर्टी ये थी बेसिकली, मैं कहता हूँ यहाँ पे a की पावर p है, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, a की पावर p है, और आपके पास जो अंदर वैल्यू b है ना, log ऑफ b। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, a रेस्ट पावर p इज बेस। ठीक, तो मैं इसको दो चीज लिख सकता हूं, एक तो log b a और बाहर 1/p, क्योंकि जो p है वो नीचे है और b की पावर 1 है। इसको अगर आप यहां से भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो log a b की पावर 1/p। ठीक है, तो यानी कि इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे, बेस a रहेगा भाई, पावर की अगर जरूरत नहीं है तो जो p है ना, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, बस दैट्स ऑल। बेस की पावर है ना, जो लोगैरिथमिक टर्म है उसकी पावर बन जाएगी विद रेसिप्रोकल। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आपको log x पता होना चाहिए। अब जो log x है वो कब है, देखो अब log x का ग्राफ जो बनाया था आपने, वो बनाया था कि कुछ ऐसे बनता भाई, बनता ना log x। इसका वर्टिकल असिम्प्टोट कौन सा है, इसका वर्टिकल असिम्प्टोट जो है वो है y एक्सिस, क्योंकि कभी भी y एक्सिस को मिलेगा नहीं, है ना। ये वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया आपका y एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यू 1,0, ये आपके पास वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक है, अब इसमें एक खासियत आपको देखनी है कि log x whatever is the base, log x is defined, ये नोट करना बच्चों, is defined for x greater than 0। क्यों भाई, क्योंकि बिकॉज इसकी जो डोमेन है ना, डोमेन वो क्या है, वो 0 to infinity है, और 0 to infinity का मतलब ही ये होता है कि x greater than 0 होगा, x greater than 0 but less than infinity। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इन एवरी कंडीशन log x is defined whenever x is greater than 0, it should not be equal to 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि when x approaches to 0 log x will approach to minus infinity, यानी कि वो अपने असिम्प्टोट की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, जो असिम्प्टोट होता है वो भी एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूस नहीं होता ग्राफ वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपकी log की खासियत थी, और log 1 मैंने क्या बोला, हमेशा 0, log 1 क्या होगा, हमेशा 0। तो ये आपको वैल्यू जो लिखी है यहाँ पे, इसको नोट रखेंगे आप, और एक चीज याद रखेंगे, log 1 is 0 always। ओके बच्चों, लास्ट डेफिनेशन है इसमें, इक्वल फंक्शंस। अब मैंने दो एग्जांपल भी लिखे हैं आपके लिए, एक x² और एक 3x-2। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज वो भी मैंने खुद ही डिफाइन की है। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखने के लिए। फिर क्वेश्चन भी है इसके ऊपर काफी सारे। कह रहे कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होंगे बच्चों, कोई भी दो फंक्शन इक्वल होंगे इफ उनकी डोमेन सेम हो और उनकी रेंज सेम हो, उनकी डोमेन भी सेम हो, उनकी रेंज भी सेम हो, और तो और उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे, मतलब
एफ और जी दोनों की वैल्यू सेम हो। कहने का मतलब ये, देखो अब आप पहले इस फंक्शन के बारे में बात करो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डोमेन क्या भाई 1 2, इसकी डोमेन कितनी है 1 2, इसकी रेंज कितनी है 1 4, इसकी रेंज कितनी है 1 4। अब डोमेन और रेंज तो सेम हो गई, दो प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। ये देखो, क्या हर एक पॉइंट पे एफ की और जी की वैल्यू सेम है? लेट्स चेक। आप ये चेक करो, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 सेम है या नहीं है? एक्स की वैल्यू 1 पुट करके 1 आया, मतलब 1 अप्रोच टू 1। 2 पे 4 आया भाई, बिल्कुल आया। जी ऑफ 1 ये भी 1 आ गया, जी ऑफ 2 4 आ गया। मतलब आपके पास ये जो वैल्यू है 1 और ये 2, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन जो ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं इक्वल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इक्वल फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल करें थोड़े से। ये मैंने लिखे थे बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे आपके लिए। अब इसके बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ क्वेश्चंस हैं, इसके हम ऐसे करते हैं, अलग से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।